हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित का मास्टर क्लास, जो कि जब भी मैं मास्टर क्लास कराता हूँ इसमें से 8 से 10 प्रश्न जिस एग्ज़ाम का मैं तैयारी करा रहा हूँ उसमें से ज़रूर लड़ जाता है। तो आप लोग बिल्कुल अलग तरीके से, अलग ट्रिक से सीखेंगे गणित को, और जिनको गणित नहीं आता है अब उनको भी गणित आएगा। ये मुझे विश्वास है कि उनको बिल्कुल समझ में आएगा और इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो शेयर करें। चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है 43405 से बनने वाली 5 अंकों की, 5 छूट गया है, 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। संख्याओं को पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े अंक से शुरू करते हैं। 9 5 4 3 0 लिख दिए, बड़ी संख्या बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 5 अंकों की। छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंक से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा आप गौर कीजिए, 0 को पहले लिखिएगा तो अंक तो 4 अंक का हो जाएगा संख्या, इसलिए 0 को दूसरे स्थान पे रखेंगे। 3 0 4 5 9 छोटी संख्या हो गया। जब इसका अंतर हम लोग करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ 1 दे दिया तो 13 में से 4 जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 7 1 सब में है, फिर ये 4 हो जाएगा, तो 4 सिर्फ 2 ही में है, और फिर ये 6 हो जाएगा। तो 64,971। ध्यान दीजिएगा, 64,971 ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ गया आपको? आया ना समझ में? ग्रेटेस्ट पहले बना लीजिए, स्मॉलेस्ट बना लीजिए, उसके बाद घटा लीजिए। दूसरा प्रश्न, प्रथम विषम भाज्य संख्या है। देखिए, ये भाज्य संख्या की होता क्या है कि जिस संख्या के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब कैसी भी संख्या हो, अगर उसके पास 2 से ज़्यादा उसका गुणनखंड है, वो 2 से अधिक संख्याओं से कटता हो, तो वो भाज्य है। तो 4 6 8 ही तो सम संख्या है, भाज्य है। पहला 9 जो होता है विषम, ये भाज्य होता है। प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या होगा, 9। साथ ही साथ दोस्तों आप जान लीजिए, ये जो 0 है ये प्रथम पूर्ण संख्या है। क्या है? प्रथम पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? फर्स्ट होल नंबर। ये प्रथम सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। सॉरी, विषम कह रहे हैं, अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। और यही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य क्या होता है? जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं। प्रथम ये भाज्य संख्या है, केवल प्रथम भाज्य कहता तो 4 कहिएगा, लेकिन प्रथम विषम भाज्य कहे तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? अगर समझ में आ रहा हो तो देख रहे हैं अगर वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान के लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्ण संख्या होता है, अभी मैंने बताया। तो इस प्रश्न को 1 नंबर मान लीजिए और आप कमेंट में जवाब इसका दीजिएगा कि प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग प्लेलिस्ट में बना के तैयारी कराता हूं। मैथ अभी डाल रहा हूं, बाद में रीजनिंग भी, जीके जीएस भी, सब कुछ पूर्ण तैयारी। सीटेट दिसंबर वाले भी इस चैनल से जुड़ जाएंगे। 2024 दिसंबर की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और सक्षमता 3 का तो करा ही रहा हूँ। और मैथ जो बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है, और जो स्टैंडर्ड मैथ देखना चाहते हैं, जो आजकल परीक्षाओं में पूछता है, उसके लिए टॉप 10 मैथ सीरीज चलता है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में बेलन की आकृति का होगा।
तो यहाँ आकृति वाले समस्याओं में आप लोग थोड़ा समय देंगे। बेलन की आकृति का क्या होगा, पाइप होगा, जो इस आकृति का होगा। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ आपको इस आकृति का दिखाई दे वो क्या होगा, बेलन होगा। जैसे पाइप हो गया, ग्लास हो गया, पानी का बोतल हो गया, जो भी चीज़ आपको इस आकृति का दिखाई दे, जिसके एक आमने सामने की फेस सतह बराबर हो, जैसे इस तरह से, वो घनाभ होगा, घनाभ। और जिसमें सभी ये सभी फेस सतह बराबर दिखाई दे यानी वर्ग दिखाई दे, वो घन होगा। ईंट जैसे हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, घर का कमरा हो गया, ये सब क्या होगा, माचिस का डिब्बा, घनाभ होगा। लेकिन लूडो छक्का का पासा भी इसी आकृति का होगा, लेकिन उसके सब भुजा आपस में बराबर होंगे तो घन हो जाएगा। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट एक आता है, ये प्रश्न पूछ लेता है कि बर्थडे कैप या तंबू, तो जो चीज़ इस आकृति का दिखाई दे वो शंकु होगा। क्या होगा, शंकु होगा। समझ गए हैं। यहाँ पे आप आकृति को समझ जाइएगा देख करके अब कि कौन क्या हो। जैसे तंबू है तो ये शंकु होगा, पासा है तो घन होगा, पाइप है तो बेलन हुआ, और कमरा है तो घनाभ हुआ। क्या हुआ, घनाभ हुआ। ज्योमेट्री बॉक्स, माचिस का डिब्बा, ये सब घनाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात आई बिंदु की, तो ये बिंदु हो गई। इससे कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं, कितनी, तो कहिएगा अनंत। कितनी रेखाएं, तो अनंत। बात कर लूँ मैं, ये रेखा है, ये रेखाखंड है, ये रे है, रे, और ये आपका रेखाखंड है। तो ये रेखा के पास, लाइन के पास कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये किरण के पास एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु। और रेखाखंड के पास, रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। यानी इसकी लंबाई को आप माप सकते हैं, इसकी लंबाई को नहीं माप सकते हैं। तो प्रश्न अगर पूछे कि रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, ये पूछा था सक्षमता में, तो कहिएगा 2। रेखा के कितने अंत बिंदु, तो 0 यानी एक भी नहीं। और किरण के कितने अंत बिंदु, तो एक अंत बिंदु। और एक तरफ एक्सटेंड हो सकता है, जैसे टॉर्च का लाइट, सूर्य का लाइट। इसके बाद में, ये जस्ट बाद में वीडियो आपको देने वाला हूँ सक्षमता परीक्षा 3 और सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 to 5 के लिए, कक्षा 1 और 5 के लिए मास्टर क्लास EVS प्लस पर्यावरण, EVS प्लस साइंस, यानी पर्यावरण और विज्ञान का। तो आप लोग देखना ना भूलें। एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, बताइए। तो एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ओ सॉरी, बाप रे बाप, इतना बिग मिस्टेक, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। एक त्रिभुज में, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, त्रिभुज के देखिए कुल 6 प्रकार होते हैं। भुजा के अनुसार 3, भुजा के अनुसार 3, और कोण के अनुसार भी 3। तो कोण के अनुसार समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ मैं बता दूं, जो बात कर रहा हूँ त्रिभुज का, तो ये भुजा के अनुसार कितने, तो 3, और कोण के अनुसार कितने त्रिभुज, तो ये भी 3। भुजा के अनुसार हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु, सभी भुजा बराबर होगा। दूसरा होगा समद्विबाहु, आइसोसेलेस, समद्विबाहु, 2 भुजा बराबर होगा और एक डिफरेंट होगा। और एक होता है विषम बाहु, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। और कोण के अनुसार बात की जाए तो समकोण त्रिभुज, पहले तो आइए न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। तो टोटल कितने प्रकार, 6। भुजा के अनुसार 3, कोण के अनुसार 3। बात कर लूँ मैं
नोट यहाँ दो याद रखिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, और एक ही अधिकोण हो सकता है, एक अधिकोण, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बात करूँ न्यून कोण की तो ये अधिकतम 3 हो सकता है। एक त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकता है, एक समकोण हो सकता है और केवल एक अधिक कोण हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका रीज़न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिला के 180 होगा। जब दो आप समकोण ले लीजिएगा तो दो ही 180 हो जाएगा और तीसरा 0, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज का मैं एक क्लास कर दूंगा अलग से ट्रायंगल का, जिसमें क्षेत्रफल से लेके त्रिभुज के प्रकार से लेके जो भी आजकल लेटेस्ट परीक्षाओं में पूछा जाता है उसका मैराथन क्लास मैं कर दूंगा। जो टॉपिक आपको वास्ट लगता है कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग तो आपने देख लिया। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, ये तो अभी आपने देखा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, पंचभुज यानी 5 भुजा, n का मान 5, और ये आपको निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 गुना में 180 डिग्री। तो देखिए ये 5 भुजा के जगह ये घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 38 54, 540 डिग्री आ जाएगा। कितना हो जाएगा 540 डिग्री। तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 2 में षष्ठभुज में के अंतःकोणों का, सभी अंतःकोणों का योग। ऑप्शन ए है, इसमें ऑप्शन में है, ठीक है। आपको क्या बताना है, प्रश्न नंबर 2 हो गया आपके लिए षष्ठभुज के हेक्सागन जिसे आप बोलते हैं सभी अंतःकोणों का योग बताना है। अगला प्रश्न है, देखिए मोड में कोई भी सवाल आपको मिले तो पहले मोड के अंदर कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद मोड में अगर माइनस आए चाहे प्लस बाहर निकलेगा तो हमेशा उसका जवाब होगा प्लस में, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस मैंने छोड़ दिया है 12 प्लस, तो 12 और 8 मिलके क्या हो गया 20, और ये माइनस 7 और 9 माइनस में तो जुटेगा, 9 7 15, और ये मोड बंद, क्या हुआ बंद हो गया मोड। 20 में से 15 गया 5, और ये बाहर निकला तो क्या हो गया 5। आंसर कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। 12 8 20 9, अरे हो 9 और 7 16 ना होगा, कितना होगा 16, तो क्या होगा 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 4। मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 ना आएगा, तो 20 में से 16 घटा 4, 4 मोड से निकला 4। माइनस में भी आता है तब भी आंसर प्लस में ही लीजिएगा क्योंकि मोड है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, जब भी किसी माइनस संख्या में, जब भी आप किसी निगेटिव पूर्णांक को पॉजिटिव पूर्णांक के साथ गुना कीजिएगा तो आंसर निगेटिव ही आएगा, माइनस आएगा, -16। लेकिन अगर निगेटिव को पूर्णांक को निगेटिव के साथ गुना कीजिएगा तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी धनात्मक आ जाएगा। 6 दूनी 12, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि किसी ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक आएगा, और किसी ऋणात्मक संख्या का मान अगर विषम संख्या ऑड नंबर हो तो उसका मान माइनस आएगा। जैसे -2 के पावर 3, तो -2 गुने -2 गुने -2, ये विषम संख्या है, -8 आंसर आएगा। ये भी आप समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, 345 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम। तो आप सबको पता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1000, इसके नीचे आ जाएगा 1/1000,
हो जाएगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001। 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल। तो यहाँ ही तो ग्रामे में ना है, ग्राम को हमें किलोग्राम बदलना है, कितना से भाग देंगे बताइए दोस्तों? 1000 से भाग देंगे। 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल। 3 4 5, 3 अंक है ही, इधर से 3 अंक गिनिए डेसिमल, क्योंकि 3 गो जीरो है और जीरो भाग देना भी नहीं पड़ा, आंसर हो गया 0.345 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को 4 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 923 ग्राम को किलोग्राम बदलना है। ऑप्शन ए है 9.23, ऑप्शन बी है 0.0923, ऑप्शन सी है 923 और ऑप्शन डी है 0.923 kg। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तब पता चलेगा कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। 1 टन में होता है 1000 kg, कितना? 1000 किलोग्राम। और 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल में होता है, क्विंटल या क्विंटल 100 kg। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो आप सबको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, पता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी इस 1 के नीचे ये 100 आ जाएगा, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 1 एक अंक है, 0.01 आंसर हो गया। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस मैथ, साइंस, पर्यावरण, रीजनिंग सब पढ़ाया जाएगा, जो कि आजकल एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका अलग अलग, आप उसको देख सकते हैं। 485 पैसा का मान रुपया में क्या होगा? तो आप सबको पता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा, पता है ना, सबको पता है। यहाँ है 400 पैसा, 400 पैसा अजोड़, तो आपको दशमलव में मान दिया है, तो सीधी सी बात है कि अब आप यहाँ मत कीजिए। तो 1 पैसा में कितना रुपया? तो 1/100, तो इतना पैसा में 458 पैसा में 100 से भाग दे दीजिए, डबल जीरो है, डबल अंक छोड़ के डेसिमल, 4.58 रुपया हो जाएगा। 4.58 कहीं है, 4.58। आसान है ना भाग देना? मेरे साथ जुड़िएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। गुना, भाग, जोड़, घटा, कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट हो जाए तो मैं गणित आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा, चाहे वो कितना भी 10th तक। आजकल 1 to 5 में, 1 to 5 और 6 to 8 में ये मत सोचिए कि इसी क्लास का गणित पूछता है। बीपीएससी हो चाहे सक्षमता हो, सक्षमता में तो 8 तक ही पूछता है, 1 to 5 चाहे 6 to 8 में। लेकिन अगर बीपीएससी हो या सीटेट हो तो ऊपर सीटेट में भी यही इतना ही लेवल रहता है 1 to 5 का। लेकिन बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम हो तो 10th तक ले लेता है, 11th तक लेता है। तो इसलिए आप जुड़ें, कैसे प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में। अब मैं उसका प्लेलिस्ट बनाया, उसमें डाला भी हूँ, आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ दे दूँगा वीडियो का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34.671 का विस्तृत रूप है। तो ये इक्याई है, ये दहाई है। 30 + 4 + 6/10 + 7 ये हटा दीजिए, 7/100। देखिए ये दशांश है, ये शतांश है, ये 117 है, यानी हजारवां पद पे। तो देखिए दशमलव के बाद 10, फिर एगो जीरो बढ़ गया 100, फिर एगो जीरो बढ़ गया 1000। यही आंसर इसका विस्तृत रूप है, और इस विस्तृत रूप का संक्षिप्त रूप ये हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार, और आप लोगों को ऊपर नीचे नहीं जोड़ना है। ऐसे आजकल परीक्षा में खूब पूछा जा रहा है प्रश्न, बस केवल इसको पकड़िए, लास्ट वाले को।
0.222222। पहले 2 लिखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 4 लिखिए, फिर इन तीनों को जोड़िए, 8 लिखिए, फिर इन तीनों को जोड़िए तो क्या लिखे, 6 लिखिए, फिर इन चारों को जोड़े तो 8 लिखिए, फिर पाँचों को जोड़े तो 10 हो गया ना। अब 0 को जोड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, यानी 1.0864 आ जाएगा आपका आंसर। 1.0864 तो 642 यहाँ है, 642 1.0864 ये आंसर आ जाएगा। केवल लास्ट वाले को पकड़ना है, लेकिन हाँ ये ध्यान देना है कि ये पैटर्न एक एक बढ़ रहा हो तब, ये नहीं कि यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा और आपने ऐसे कर दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार, तब ऐसे होगा। समझ गए आप लोग। दशमलव का जब भी गुना मिले तो मैं आपको बार बार सिखाता हूँ कि दशमलव को भूल जाइए। 24 चौका कितना, 96। यहाँ 1 अंक है, यहाँ 4 अंक छोड़ के डेसिमल है, यानी 5 अंक छोड़ के डेसिमल होगा, तो ये 2 अंक हो ही गया, 3 को 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 0.00096। ये आंसर हो गया, सी नंबर। अगला प्रश्न, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच ही होती है, न 1 से अधिक न 0 से माने 0 से लेकर 1 के बीच ही प्रायिकता का मान हो सकता है, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए मास्टर वीडियो, इसलिए आपको इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप गणित छोड़ के जो आते हैं एग्ज़ाम में, अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। और ये जो मिशन लेके चला हूँ सक्षमता 3 के लिए 120 प्लस का, इसके पहले लेकर चला था 100 का, तो उसमें बहुत सारे T1 में पास किए, 80 का, 80 का, तब लिया 100 का, तो अभी उनका रिज़ल्ट का वेट हो रहा है। इस चैनल पे नहीं, जीके स्टडीज़ पे लिया था, लेकिन जीके स्टडीज़ किसी कारणवश डैमेज हो गया चैनल, जिसके वजह से मुझे इस चैनल पे अब काम करना पड़ रहा है। तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें कि राहुल सर अब इस पे हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टडी विथ राहुल 247, ये @ लिख करके ये अगर लिखिएगा ना, जैसे लिखा है, तो मेरा चैनल आ जाएगा, पिक आ जाएगा, फ़ोटो आ जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा नए तरीके से। देखिए ये अर्धवृत्त है, सबसे पहले आप जान लीजिए वृत्त का परिमाप, इस वृत्त का परिमाप जान लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, यही परिमाप होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2πr। तो आप कहिएगा इसका आधा, तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ये जो कि गलत हो जाएगा। परिमाप के बारे में आपको सही से जानना होगा। परिमाप क्या होता है? सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो मान लीजिए ये तो बाहर है, ये अर्धवृत्त में, ये भी तो है, तो केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और पूरे केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। और व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा, या व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है, ये कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये जो परिमाप आप निकाले πr हुआ, और ये आर जुटेगा तो 2r। तो देखिए πr + 2r कहीं है, ये आपका आंसर सही होगा। समझ में आया आपको? यहाँ से कॉमन भी आप ले सकते थे, r कॉमन लेते तो 2 + π हो जाता आपका आंसर। दोनों में r है ना, r कॉमन लिया तो 2 को पहले लिख लिया, अब बाद में जोड़ दे करके π लिख लिया। π अपरिमेय संख्या है जिसका मान लगभग 22/7 या 3.14 दशमलव में होता है। π अपरिमेय है, लेकिन इसका वैल्यू जो है ये परिमेय है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रॉक्स मान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? पूरक पूछे तो 90 डिग्री में से घटा के बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 डिग्री। आंसर हो गया।
लेकिन यही चीज़ अगर समपूरक पूछे तो 40 डिग्री का समपूरक पूछता तो जब समपूरक पूछे तो उसे 180 डिग्री में से घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा। तो आपको यहाँ एक प्रश्न का जवाब देना है 5 नंबर का, 90 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण क्या होगा? ऑप्शन नहीं दे दूँ कि नहीं दूँ? नहीं दूंगा, आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शांत दशमलव होगा। देखिए, दशमलव का 2 रूप, शांत और आवर्ती, परिमेय संख्याओं का दशमलव का रूप। तो जो भी संख्या अगर n बाई, यहाँ लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर n/2 हो या n/5 हो या n/2 × 5 हो, तो ये सारे टर्म शांत होंगे, बाकी कोई शांत नहीं होगा, आवर्ती होगा। तो देखिए यहाँ किसी के डिनोमिनेटर में 5 है तो ये है, यही आंसर हो जाएगा। कैसे? 0.4 रुक गया ना, इसी को शांत बोलते हैं। और जो आते जाएगा, जैसे ये है 0.333 आते जाएगा, तो इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। ये है दोनों परिमेय संख्या, लेकिन ये आवर्ती है और ये शांत है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो बताइए भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। वर्ग कीजिएगा तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 196 कहीं है, आंसर हो जाएगा। परिमाप पूछते तो 4 गुने भुजा, 14 चौका कितना हो जाता? 56। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुने आधार और गुना शीर्ष लंब। शीर्ष लंब होता है तो 1/2 गुना आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर। कट गया, बढ़ चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ लिख देना चाहिए था वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेमी में। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न, किसी बेलन की त्रिज्या, ये बेलन हो गया, बेलन का आधार एक वृत्त होता है। किसी बेलन की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, तो 2 बार गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। एक साथ से एक साथ कट गया, 22 × 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110 गुना 7 बराबर 770 सेंटीमीटर क्यूब। 770 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मजा वाला प्रश्न है, चाल दूरी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, समय का फॉर्मूला बनाना हो तो दूरी बटा, ये समय यहाँ आ जाएगा, चाल नीचे चला जाएगा, दूरी बटा चाल, और दूरी बताना हो तो समय गुना चाल बन जाएगा आपसे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, 445 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? ये कोई खंभा है, ये कोई रेलगाड़ी है जा रही है, तो रेलगाड़ी जब खंबे को पार करेगी तो अपने ही ना लंबाई को पार करेगी 445 मीटर को, तो ये दूरी हो गया। और समय कितना लग रहा है? 18 सेकेंड। तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी ट्रेन की लंबाई हो गई,
और समय 18 सेकंड हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये 18 से 18 कट गया, 5 40, 5 9 45, 89 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा उस ट्रेन की गति। समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में 1/4 लड़कियां हैं तो कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? बस प्रतिशत में बदल लीजिए, 25% होगा। 1/4 का मतलब 25। कैसे? 100% से गुना कीजिएगा तो ये कटा तो 25%। सीधे से याद रखिए, 1/4 का मतलब 25%, 1/10 का मतलब 10%, 2/5 का मतलब 40%। अगला प्रश्न, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो अगला टर्म क्या होगा? सब ये किसी न किसी का वर्ग चल रहा है। 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, और ये 4 तो ये 5, तो अगला 6 का वर्ग हो जाएगा, यानी 36 आंसर हो जाएगा। मारिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न, किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:7 है, परिमाप 84 है, तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है ये हमें बताना है। देख लीजिए ऑप्शन है कि नहीं। 2 इंटू ये है आपका 2 + 7, 2 इंटू L + B होता है, बराबर 84। कट गया 4 और 2, तो 7 और 2 9, 9 का मान 9 42 से 42 9 से कटेगा नहीं। अगर इससे ये कट जाता है, ये सवाल में तो बट्टा में आएगा, जो कि ऑप्शन नहीं दिया है। 9 का मान कितना? 42। तो 1 का मान कितना? 42/9, तो कितना आ जाएगा? 3 से कटेंगे, 14 × 42 और 3, तो पहला में अगर गुना करेंगे 2 से लंबाई में, तो 28/3 लंबाई आएगा। तो सवाल को इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1/4 में 1/4 में कितने 1/20 है, यानी भाग देना है। तो 1/4 और भाग दिया जाता है तो गुना, अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, तो 20/1 कट गया, कितना? 5। कितना? 5, यानी 1/4 में कितने 1/20 है? तो कहिएगा 5। नेक्स्ट, 3 और 2/5 समकोण का मान कितना होगा? तो 3 × 90 डिग्री जोड़ 2/5 × 90 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री जोड़, ये कटा 18 × 5 = 90, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 306 डिग्री, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 306 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पाइथागोरस त्रिक है। मान लीजिए A है, B है और C है। ये सबसे बड़ी भुजा हो, सबसे बड़ी माप की भुजा हो, चाहे सबसे बड़ी संख्या हो, तो इसका जो वर्ग होगा अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो आप जब एक लगातार संख्याएं कभी भी पाइथागोरस ट्रिक नहीं हो सकती, 1 2 3 नहीं हो सकती, 10 11 12 नहीं। अब इन दोनों में देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25, और लास्ट बड़ी संख्या का वर्ग भी 25। यही हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक। अगला प्रश्न, किसी संख्या को 24 से भाग करने पर 7 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 4 से भाग करने पर क्या शेष होगा? तो 24 तो 4 से विभाजित हो जाता है, तो 7 को सीधे 4 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? शेष 3 हो जाएगा। आंसर हो गया। अगला प्रश्न, कोई भी फॉर्मूला नहीं, प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। औसत मतलब मध्य पूछा है, मध्य कहे चाहे औसत कहे, बात बराबर है। तो इसका जो मध्य होगा या औसत होगा प्रथम 35 विषम संख्या का, यही 35 हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्या का जो योग होता है वो होता है n²,
लेकिन औसत जो होता है तो औसत n ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये मज़ेदार प्रश्न है। किसी संख्या का 20% तो 1/5, मान लीजिए संख्या x है, x का 1/5 गुना 40% 2/5 का मान 80 है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि किसी संख्या का, तो आप 20% का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो 20/100, 10 से 10 ये 5 आएगा, तो 1/5 मैंने लिखा। और 40% का जब निकालिएगा तो 40/100, 20 दूनी 40, 20 25 आएगा ना। तो उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया हूँ। समझ में आया आपको? अब पहले वैल्यू निकाल देते हैं वैल्यू। ओहो, यहाँ पे देना चाहिए था 25%, ये तब ऑप्शन मैच करता। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं मैच करेगा, नहीं करेगा, ये काट दिए, ऊपर है नीचे जाएगा तो 40 दूनी 80, ये 50 25 होगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 40 गुना 25, 25 चौका 100 है, आएगो 0 है। 1000 का अब 60%, 1000 का 60% यानी कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इनमें से कोई नहीं होता तो आंसर हो जाता। ये प्रश्न देखिए, गुना इतना बड़ा देख करके आप लोग डर गए होंगे, लेकिन इसका आंसर 10,000 हो जाएगा। कैसे? आइडेंटिटी का सवाल है। 73 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है, और 2 इंटू यानी जोड़ 2 गुना 73 गुना 27 है, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो ये जब दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, और इसका वर्ग कर दीजिए, 2 0 बढ़ जाएगा, 10,000 आंसर हो जाएगा। है ना आसान? आपको देख के डर लग रहा होगा। तो इस पे एक सवाल आप लोगों के लिए, इस पे एक सवाल आप सब के लिए 6 नंबर, ध्यान से। 0.2 गुना 0.2 जोड़ 0.8 गुना 0.8 जोड़ 2 गुना 0.2 गुना 0.8। तो इसका उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 100। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 2a बराबर 5b, तो आपको बताना है a रेशियो b। तो a के नीचे b को लाइए, a/b, तो उधर बच गया 5, इधर वाला 2 उसके नीचे चला जाएगा, 5:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जब भी n सम संख्याओं का औसत पूछे तो लिख दीजिए n+1, यानी 10 + 1 बराबर 11, आंसर हो जाएगा। कैसे? प्रथम 10 सम संख्या का औसत पूछा था, तो ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, 20 तक जाते ना, 12 तो 20 तक जाते। प्रथम 10 सम संख्या का बोला था, तो 10/2, और ये प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? 2 और अंतिम संख्या 20, पहले जोड़ निकाल लीजिए, तो 5 गुना 22, 20 और 2 22, कितना आ जाएगा? 110। और फिर 10 गो संख्या था ना, तो 10 से भाग देते तब ना औसत निकलता, कट के 11 आया। तो आप सीधे क्या कीजिए कि प्रथम से जितना सम संख्या का औसत पूछे उस सम संख्या में 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन में है जवाब, ठीक है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देख करके आप केवल इग्नोर कर देते हैं। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न,
और इतना देर तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परीक्षा में आजकल पूछा जा रहा है, सभी तरह के परीक्षाओं में इसमें से 2 से 4 प्रश्न ज़रूर लड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में विज्ञान और पर्यावरण के महामैराथन क्लास में।